नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जहां एक साधारण से लड़के के एक महान सम्राट बनने की एक अविश्वसनीय कहानी दर्ज है। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आखिर कैसे एक लड़का एक पूरे के पूरे राजवंश को जड़ से उखाड़ फेंकता है। आइए इस दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस कहानी के दिल में है एक लड़का और उसके गुरु। और उनकी कहानी शुरू होती है नंद राजवंश के उस दौर में जब चारों तरफ एक दमनकारी शासन था। उस समय नंद शासकों के भ्रष्टाचार से जनता इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि हर कोई बस एक बदलाव की उम्मीद कर रहा था। पर मजे की बात यह है कि जो लड़का ये बदलाव लाने वाला था, उसके जन्म को लेकर ही कोई साफ जानकारी नहीं है। कुछ हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि चंद्रगुप्त की मां मोरा नंदों की एक दासी थीं। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध ग्रंथों का मानना है कि चंद्रगुप्त के पिता एक क्षत्रिय राजा थे जो एक युद्ध में मारे गए थे। तो एक दिन की बात है, चंद्रगुप्त अपने दोस्तों के साथ राजा और प्रजा वाला खेल खेल रहे थे। और जब वो एक राजा की तरह पूरे रौब से आदेश दे रहे थे, ठीक तभी वहां से गुजर रहे तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक महान शिक्षक चाणक्य की नजर उन पर पड़ गई। अब यहां कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। चाणक्य नंदवंश के राजा धनानंद से अपना बदला लेना चाहते थे, उसे गद्दी से हटाना चाहते थे। और चंद्रगुप्त की प्रतिभा देखकर उन्हें लगा कि अरे, यही तो वो भावी शासक है जो उनके इस प्लान को पूरा कर सकता है। और बस एक गुरु का बदला और एक बालक की किस्मत दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। तो चाणक्य उस प्रतिभाशाली बच्चे को अपने साथ तक्षशिला ले गए। अब वक्त था एक होनहार लड़के को एक महान रणनीतिकार बनाने का। चाणक्य का मास्टर प्लान एकदम क्रिस्टल क्लियर था। पहला स्टेप, एक भावी राजा की खोज जो कि हो चुका था। दूसरा स्टेप, उसे मिलिट्री और राजनीति की हर कला में ट्रेन करना। तीसरा स्टेप, छोटे छोटे क्षेत्रीय ताकतों को हराना। और आखिर में चौथा और फाइनल स्टेप, राजधानी पर हमला करना। और ठीक इसी दौरान किस्मत ने भी उनका साथ दिया। लगभग 324 ईसा पूर्व सिकंदर और उसकी सेना ने भारत से लौटने का फैसला किया। अब उनके जाने से उत्तर भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया, जिसने चंद्रगुप्त जैसी नई शक्तियों को उभरने का एक सुनहरा मौका दे दिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य के लिए अब स्टेज पूरी तरह से तैयार था। सालों की तैयारी के बाद मगध के लिए अंतिम लड़ाई का वक्त आ चुका था। लेकिन मगध तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्होंने बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाए। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन किया, एक एक करके यूनानी गवर्नरों को हराया और पंजाब के इलाके में अपनी पकड़ एकदम मजबूत कर ली। और आखिर में उन्होंने हिमालय के शासक प्रवर्तक के साथ हाथ मिलाया और मगध पर चढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। और फिर वो साल आया, 322 ईसा पूर्व। ये वो साल था जब चंद्रगुप्त की सेना ने नंद राजवंश के शासन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो इस तरह मगध पर मौर्य शासन की स्थापना हुई। चाणक्य का बदला पूरा हुआ और साथ ही इतिहास में मौर्य साम्राज्य का जन्म भी हुआ। लेकिन देखिए, एक राजवंश को उखाड़ फेंकना तो बस एक शुरुआत थी। असली चुनौती तो अब थी, एक नया साम्राज्य बनाने की और उसका विस्तार करने की। अगर हम इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो सब कुछ साफ हो जाता है। 324 ईसा पूर्व में सिकंदर का लौटना, 322 ईसा पूर्व में नंदों पर विजय और फिर 321 से 297 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त का शानदार शासनकाल। तो साम्राज्य विस्तार की इसी चाह में चंद्रगुप्त का सामना हुआ सेल्यूकस प्रथम निकेटर से। ये वही था जो सिकंदर के जीते हुए ज्यादातर भारतीय इलाकों को कंट्रोल करता था। जाहिर है, युद्ध हुआ और नतीजा, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह से हरा दिया। पर सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस लड़ाई का अंत एक गठबंधन से हुआ। मौर्य साम्राज्य को सिंधु घाटी और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से मिल गए। इतना ही नहीं, सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और मेगस्थनीज नाम का एक राजदूत भी मौर्य दरबार में भेजा। और हाँ, ये वही मेगस्थनीज थे जिन्होंने भारत पर वो मशहूर किताब इंडिका लिखी थी। चंद्रगुप्त ने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीती, उन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जो सदियों तक चलने वाला था। और इस पूरे सिस्टम का आधार था अर्थशास्त्र। चाणक्य का लिखा ये ग्रंथ सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि ये उस साम्राज्य को चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट था। इसमें शासन कला, आर्थिक नीति और मिलिट्री स्ट्रैटेजी सब कुछ था।
चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त ने इतने बड़े साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया। हर प्रांत पर शासन करने के लिए काबिल प्रतिनिधि चुने गए, जो आज के चीफ मिनिस्टर्स की तरह ही काम करते थे। यही नहीं, सेना को मॉडर्नाइज किया गया और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक स्पेशल सीक्रेट सर्विसेज विंग भी बनाई गई। लेकिन इस पूरी कहानी का अंत इतना हैरान करने वाला है, जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो सम्राट जिसने ये सब कुछ बनाया, वो आखिर में सब कुछ छोड़कर चला गया। अपने आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया, जैन धर्म अपना लिया और अपनी बाकी की जिंदगी एक भिक्षु के रूप में गुजार दी। तो इस तरह एक सम्राट सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी शांति के रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन एक सम्राट को तो शांति मिल गई, पर एक दूसरे सम्राट ने सिर्फ दर्द दिया। तो कौन था वो सम्राट जो अपने दुश्मनों को तड़पाने के लिए ही जाना जाता था और जिसने मौर्य साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया? इसके बारे में जानेंगे हम अगली बार।